बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज बहुत ही एक्साइटिंग और थोड़ा सा फ्राइटनिंग डे है पूरे पाकिस्तान के लिए। एक्साइटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑफ कोर्स आज हमारे जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 के। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी वोट डाल दिया है, बहुत से लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 वोट डालना आपका राइट भी है और आपका हक भी है। और उसके वोट एंड राइट, आई मीन ऑब्वियसली हक एंड राइट तो अपनी जगह दोनों हैं, बट उसके साथ साथ ये आपका फ़र्ज़ भी है वोट करना, जाके वोट डालना और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाना कि कौन आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर आएगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेसिकली तो डिपेंड आपके वोट पे ही करती हैं। सो घर से निकलें, जाएं और वोट दें। एक दिन है, लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा, सारी एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। प्लीज़ रिमेंबर टू टेक योर ओरिजिनल आईडी कार्ड्स विथ यू एज वेल एंड प्लीज़ ये चेक करके जाएं कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा वाला है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसका तरीका व्यूअर्स बहुत ही सिंपल है। अगर आपने चेक करना है आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आपने 8300 के ऊपर व्हाट्सएप कह रही हूँ SMS करना है अपना आईडी कार्ड नंबर, यानी कि आपने CNIC का नंबर आपने 8300 के ऊपर जो है वो SMS करना है। जैसे कि मैंने भी किया कंफर्म करने के लिए कल, और शुक्र है कि कल जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहीं और है। मेरा यूजुअली गुलबर्ग होता है पोलिंग स्टेशन, बट ऑब्वियसली हस्बैंड का नाम क्योंकि आईडी कार्ड पे अब मेरे इंक्लूडेड है तो उसकी वजह से पोलिंग स्टेशन जो है वो इस बार डिफरेंट है। सो प्लीज़ चेक करके निकलें, ये ना होए कि आप पूरी प्रोसेस से गुजरें और आपको पता चले कि आप रॉन्ग पोलिंग स्टेशन पे हैं। सो 8300 के ऊपर अपना CNIC का नंबर आपने SMS करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। व्यूअर्स प्लीज़ चेक करके जाएं, अपनी रिसर्च पूरी करके जाएं, ये देखें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स आपके वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और किसको आपने वोट डालना है। देखिए, सोच समझ के डिसीजन लेना है। डिसीजन सिर्फ इन चीज़ों के बेस पे नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी सारी फैमिली वोट दे रही है तो मैं भी उनको दे देती हूँ, या हमारे जानने वाले वोट दे रहे हैं तो इसलिए, या हमें कोई बंदा बहुत कूल लगता है। वोट सोच समझ के दें, उस इंसान को दें जिसे आपको लगता है ये मतलब जिसे आपको लगता है कि वो आपके मुल्क के लिए सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकेगा या कर सकेगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एरिया के हिसाब से जब आप वोट डालते हैं और देख के सोच समझ के डालते हैं तो एटलीस्ट आपने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया होता है। जनरल इलेक्शंस के दौरान लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने मसाइल और अपने प्रॉब्लम्स को हल करने वाले लीडर्स को ही चूज़ करें, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि उन लोगों को हम वोट दें जो हमें महसूस होता है कि हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए मामलात जो हैं क्रिएट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में एफ़र्ट्स करेंगे, हेल्थ सेक्टर के अंदर एफ़र्ट्स करेंगे। टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो पाकिस्तान में टूरिज़म को क्रिएट करने के लिए मज़ीद चीज़ें क्रिएट की जाएंगी। जो हमारे डिफरेंट जो शहर हैं और हमारे जो डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किस किस्म की थॉट प्रोसेस है, क्या लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को माइल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यूथ को कैसे इंगेज किया जाएगा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो वोट कास्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा ऑफ कोर्स राइट है हर शहरी होते हुए। इसे इग्नोर करना एक मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी हिमाकत होगी, और इस दिन को हमने हॉलीडे के तौर पे या चिल करने के लिए नहीं लेना। बहुत से लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम यहाँ पे जाएंगे, बच्चों को पार्क ले जाएंगे, आउटिंग कराएंगे। आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि प्लीज़ वोट जाके डाला है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मेरी दोस्त है, उनके 3 छोटे बच्चे हैं, वो और उनके हस्बैंड जो हैं दोनों वोट डालने के लिए जाएंगे। पहले उनके हस्बैंड जाएंगे वोट डालने के लिए, हस्बैंड वापस आएंगे तो वो वोट डालने के लिए जाएगी। देखिए, मैनेज करने की बात होती है। लोग तो दूर दराज के इलाकों से ट्रैवल करके आते हैं अपने एरिया में वोट डालने के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये ऑलरेडी अमल कर लिया है और पहुंच गए हैं अपने अपने एरियाज़ के अंदर तो प्लीज़ वोट ज़रूर डालिएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, वोट डालने का मतलब है कि आप ये प्रूव कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये तरीका है प्रूव करने का कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, टैक्सेस देना
अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक रजिस्टर्ड वोटर होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वोट डालना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमें, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान हमें ये दे, पाकिस्तान हमें वो दे, पाकिस्तान से हमें ये मिलना चाहिए। हर वक्त हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है या देगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने पाकिस्तान को वापस क्या देना है। हम वोट भी नहीं डाल सकते, ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, दुनिया का आसान तरीन काम है। आईडी कार्ड लेके पहुंच जाए और अपना वोट डाल दें। अब तो एक्सपायर्ड आईडी कार्ड्स को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिन लोग उन्हें नहीं रिन्यू कराए या उनके जहन में नहीं रहा, हमारे बड़े सीनियर्स बुजुर्ग वगैरह होते हैं। देखिए जो भी वोट डाल सकता है उसको जाके वोट डालना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर, आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू, मैं ऑब्वियसली शो के बाद वोट करने के लिए जाऊँगी, तो मैंने ये देखा कि लोग व्हील चेयर्स पर आए हुए। एक अंकल आए हुए थे वोट डालने के लिए जिनकी बाकायदा आईवी की ड्रिप लटकी हुई थी, उनको ड्रिप लगी हुई थी, वो अपनी व्हीलचेयर पे थे, लेकिन वो वोट डालने के लिए ज़रूर आए थे। और मैं उनके पीछे खड़ी हुई थी और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आपको कुछ चाहिए, कुछ पानी वानी? वो कहते नहीं बेटे बस वोट डाल के चला जाऊँ। उनको फिर किसी ने कहा कि जी आप आगे चले जाएँ बेशक। उन्होंने कहा नहीं, मैं लाइन में खड़ा रहूँगा, मैं अपनी बारी से जाके वोट दूंगा। और उनका बेटा उनके साथ था और उनके बेटे का पोलिंग स्टेशन आई थिंक शायद कुछ और था, तो इस वजह से पहले उनको उसने वोट दिलवाया अपने अब्बू को, उनको जाके उसने कहा मैं घर छोड़ूंगा, उसके बाद फिर उसने जाके अपने पोलिंग स्टेशन पे वोट दिया। सो व्यूअर्स, एफर्ट करने को तो किया जा ही सकता है। तबीयत ख़राब है, अंडरस्टैंड, बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं दूसरों को एक्सपोज ना करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र साथ लेके जाएँ, वोट डालें, बाहर निकलें, कहानी ख़त्म। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नियत करनी है, जाना है, वोट डालना है और इन्फॉर्म्ड वोट डालना है, सोच समझ के। उस जिस भी आपका कैंडिडेट आपके सामने है, जिसको आप कंसिडर भी कर रहे हैं, ये देखें कि उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की, क्या आगे के लिए वो ऐसी कमिटमेंट्स कर रहे हैं जो आपको लगता है एक के सेंसिबल हैं और जो आपके मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगी। उसके बाद आप जाके वोट डालें, बट वोट डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर 5 साल के बाद ये एक एक्टिविटी होती है, ये एक प्रोसेस होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपके वोट के बगैर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और जितने कम लोग वोट डालेंगे उतने कम चांसेस हो जाएंगे उन लोगों के आगे आने के जो शायद हमारे मुल्क के लिए बहुत पॉजिटिव रहें। हु नोज़, बट जब तक वोट नहीं डालेंगे पता नहीं चलेगा। और व्यूअर्स, लिटरली एक वोट से पल्ला पलट जाता है, एक वोट से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर हाउसेज, गो एंड वोट। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ आमिना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज आपको पता है सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि प्लीज़ बाहर निकलें, वोट करें। और बाय द वे, बिफोर डिसीजन पोस्ट्स मत लगाइएगा कि ये जीत गया तो वो जीत गया तो ये हो गया, ये भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन फैल जाती है और ये बाय द वे इलीगल बात है। चैनल्स को भी ये ऑर्डर दिया गया है पेमरा के एंड से कि भाई आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं चलानी जो फैक्चुअल नहीं है, और पोलिंग स्टेशन के बंद होने के 1 घंटे के बाद आप रिलीज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और वो भी तब रिलीज़ की जाएगी जब कंफर्म होगा कि एक्चुअली ये रिजल्ट्स हैं। सो प्लीज़ लोग भी ना ऐसे करें कि बेतुकी। वैसे तो खैर थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद भी मेरी आपसे प्लीज़ व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट, वो जो कहते हैं ना, पोस्ट ना करें चीज़ें बिला। आपको पता है ना, अक्सर आमना ऐसे करते हैं लोग, एक्साइटेड होकर खुद ही पोस्ट लगा देते हैं। बिल्कुल, वो फैक्ट्स पे बेस नहीं होती है, देन फिर वो एक बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली वेट करें, जो भी हतमी फैसला, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएगी और वो ही बेहतर है हमारे लिए। और उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बदतमीज़ियाँ, बदमज़गियाँ और गलत ज़बान का इस्तेमाल मत करें और लड़ाइयाँ और फड्डे नहीं करने। पोलिंग स्टेशंस पे अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक का सपोर्टर होता है, दूसरा का सपोर्टर होता है, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, महज़ब अंदाज में जाएं, वोट दें, कहानी ख़त्म करें। कोई बोल भी रहा है, लड़ाई तब भी होती है जब 2 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लड़ाई तब नहीं होती जब एक इंसान सिर्फ बोल रहा होता है। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव बात कर भी रहा है, अव्वल तो कोई आपसे पूछे आप किसको वोट दे रहे हैं, आप कहें जी ये बहुत पर्सनल मैटर है। देखिए, अगर ये एक पब्लिक बात होती तो सबके सामने वोट दिए जाते। ये बहुत एक प्राइवेट मैटर है, एक इंडिविजुअल और उसके स्टेट के बीच का, आपका और आपके मुल्क के बीच का ये एक मामला है, आपका और ECB के बीच का ये मामला है। तो आपने वोट डालना है, चुप करके। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में पढ़ने का फ़ायदा क्या? या तो लड़ाई करने से किसी को वोट मिल जाएगा या किसी का वोट रह जाएगा, तो फिर तो सेंस बनती है, बट देयर इज़ नो रीज़न टू डू दैट। आराम से जाएं। अब हम बिल्कुल टेल एंड पे पहुंच गए। इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव होगा। बट फजूल बातें, फजूल हरकतें, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, पोलिंग स्टेशन पे मुँह मारियाँ करना, प्लीज़
बुजुर्ग भी आए हुए होते हैं, यंग लोग भी आए हुए होते हैं, लेट्स नॉट क्रिएट अनप्लेजेंटनेस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई कुछ कह भी देता है तो एक चुप 100 सुख चुप हो जाए, जस्ट इग्नोर, देयर इज नो नीड टू फाइट। जी, आज किचन में क्या बन रहा है? चिकन विद गार्लिक सॉस बना रहे हैं और इसको हम सर्व करेंगे एग फ्राइड राइस के साथ। ऑसम। जी, इसकी मैं इंग्रेडिएंट्स Recipe आपको की तरफ जी ब्रीफ कर देती हूँ। जो चिकन विद गार्लिक सॉस है, मैं पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हम लोगों को चिकन ले लेंगे, हम लोग 750 ग्राम्स चिकन लिया है मैंने, और साथ में सॉल्ट इसमें हस्बे ज़रूर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर है आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, लहसुन 9 से 10 जवे लिए हैं, तेल 3 से 4 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक लिया है मैंने 1/4 चम्मच, चिली सॉस ले हैं 2 खाने के चम्मच, केचप है 4 खाने के चम्मच, यखनी 2 कप ली है, कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 खाने के चम्मच, पानी 1 से 2 खाने का चम्मच है, हरा प्याज और शिमला मिर्च आधा कप है। सुर्ख शिमला मिर्च आपके पास रिक्वायर्ड हो तो वो ले लें, आधा कप है। सिरका 1 खाने का चम्मच और हरा प्याज लेंगे गार्निशिंग के लिए। मैं अब साथ में एग फ्राइड राइस के भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, देन फिर मैं दोनों की रेसिपी नहीं, अभी वो एक का तरीका बता देते हो ना, तो वो फिर जी ठीक है। मुर्गी का गोश्त ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग सॉल्ट और जो काली मिर्च है, चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका, ये हम लोग डाल के इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अभी उसको मैरिनेट करके उसे रखा हुआ है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑयल में जो है वो गार्लिक सौते कर लेंगे अच्छे तरीके से, और देन फिर उसके अंदर हम लोग अपनी जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड करके इसको हम लोग थोड़ा सा सौते करेंगे, थोड़ा सा हाफ कुक हो जाएगा। एंड देन फिर हम लोग जो केचप, चिली सॉस और सोया सॉस है, ये हम लोग जो क्वांटिटी मेंशन है वो इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे। एंड देन फिर इसके अंदर हम लोग पानी या जो चिकन स्टॉक अगर आप ले लेंगे यखनी वो डाल लेंगे, और फिर हम उसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व किया हुआ जो है वो हम अपना इसमें ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। एंड देन फिर स्प्रिंग अनियन और वेजिटेबल्स जो भी आप डालना चाहें वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। एग फ्राइड राइस की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हम लोगों को एग फ्राइड राइस के लिए दो कप मैंने चावल ले लिए हैं, तेल लिया है 2 खाने का चम्मच, और अंडे इसमें मैंने 2 अदद लिए हैं, गाजर 3/4 कप है, बंद गोभी भी 3/4 कप है, 2 कप कच्चे चावल जी, इनको आप बॉईल करके रख लेंगे सेट पे। और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है, चीनी 1 चाय का चम्मच है, नमक भी 1 चाय का चम्मच है, और हरा प्याज वही सीजनिंग के लिए है। बिल्कुल इसका भी सिंपल मेथड है। राइस आपने बॉईल करके रख लेने हैं और पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, गार्लिक सौते करेंगे, जो एग्स बीट किए हैं वो ऐड करेंगे हम लोग इसमें, और वो उनको अच्छे थोड़ा सा हम लोग कुक करेंगे। एंड देन फिर हम लोग चॉप्ड कैरेट और कैबेज हम डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। एंड देन ये हमारा जो एक उसकी सीजनिंग वाली जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो रेडी होंगी। देन हम इसमें जो अपने बॉइल्ड राइस हैं वो ऐड करेंगे, इनको थोड़ा सा सौते करेंगे और बिल्कुल हल्की से हम इनको दम दे देंगे, एंड देन ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अमेजिंग। सो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग की, जो शुरू में मैंने आपसे काफ़ी देर बार बार एक ही बात रिएटरेट की कि प्लीज़ रिमेंबर टू वोट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वोट। हक भी है आपका और आपका फ़र्ज़ भी है, तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुक स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट्स हम अक्सर लैकिंग देखते हैं लोगों के अंदर। और स्ट्रीट स्मार्ट से मुराद ये कि आपने कोई जॉब का इंटरव्यू देना है या किसी जगह पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है या कभी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कोई स्पीच देनी है, तो अक्सर लोगों का भट्टा बैठ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे क्वालिफाइड लोग देखे हैं व्यूअर्स, ऐसे क्वालिफाइड लोग कि जिन्होंने PhDयाँ की हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी तालीम हासिल की हुई होती है, लेकिन जब उनको बोलना पड़ता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इशू क्या है? क्या हमारे तालीमी इदारों में कुछ लैकिंग है? क्या हम राइट चीज़ों पे फोकस नहीं करते? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त जो हसीन पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी हैं, लगती तो ज़्यादा आप वैसे एक्टर या मॉडल हैं, लेकिन है आपका एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़। कौन कहता है कि एजुकेशनिस्ट खूबसूरत नहीं हो सकते? हमारे सेट पे तो बहुत बहुत खूबसूरत आते हैं। आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, कंटेंट राइटर हैं, उसके अलावा एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कोऑर्डिनेटर, रिसर्च एनालिस्ट एंड HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की फोकल पर्सन भी हैं। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत खुश नसीबा यानी कि नसीबा खान की। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैडम, इतना खूबसूरत नाम मैं छोड़ नहीं सकती थी, कहना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, सबसे पहले तो एक गिले के साथ आज की गुफ्तगू को शुरू करूंगी। देखिए, आपका एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ है,
मैडम आप कितने लोगों को देखती हैं जो आपके पास आप मतलब जिनसे आपकी कम्युनिकेशन होती है यूथ के साथ, यंगर लोगों नो के साथ? डाउट। जब HEC की बात करते हैं तो एक ओल्ड मतलब एटलीस्ट FA पास के बाद की हम बात कर रहे होते हैं, राइट? तो हायर एजुकेशन। मैडम प्रॉब्लम ये है कि उस स्टेज पे ज़्यादातर लोग जो पहुंचते हैं यंग लोग, जब उनको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं जॉब्स के, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इंटरव्यू के बगैर आपका दाखिला ही नहीं करती, या हायर एजुकेशन की जब हम बात करें, जब पोस्ट ग्रेजुएट और दूसरी, तो आपसे पूरी गुफ्तगू की जाती है अच्छा वो बोल ही नहीं पाते। आप कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट हैं, मुझे बताएं कि ये बच्चे, ये यंग लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते? उसी तरह बिजनेस की दुनिया के अंदर, जैसे कि ब्रेक में आपके साथ मैम डिस्कस कर रही थी कि बहुत से लोग, जैसे कि आप मार्केटिंग के हेड हैं कंपनी के, मैं क्योंकि अपनी आंखों से और कानों से ये चीज़ देख चुकी हूँ इसलिए इस पे कमेंट कर रही हूँ कि मार्केटिंग के हेड हैं कंपनी के। मैं कॉर्पोरेट शोज होस्ट करती हूँ, कॉर्पोरेट शो की होस्टिंग के दौरान जी मार्केटिंग हेड को आपने अनाउंस किया बड़े धड़ल्ले से कि भाई मार्केटिंग के बंदे हैं, कम्युनिकेशन के बंदे हैं। अच्छा वो स्टेज पे आएंगे और पूरी तकरीर ऐसे देख के देंगे और झिझक के और फंस के। वेरी ट्रू। उससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है होस्ट से, नो डाउट, या जिसको आपने भाड़े पे हायर किया होता है। तो ये क्या मामला है? वेरी ट्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगन, सबसे पहले तो मैं इत्तेफाक करते हुए जो आपने कमेंट किया है, एंड आई टोटली एग्री। आपने तो एज सोशल ऑब्जर्व किया है वाइल मीटिंग विद सो मेनी पीपल, और मैंने एज टीचर एंड एज अ प्रोफेशनल देखा है जी, एज ऑब्जर्वर, एज टीचर, एज प्रोफेसर, मैंने कॉमनली फाउंड किया है ये इशू अपने लोगों में, इवन अपने यूथ में और क्वालिफाइड यूथ में, कि जब वो हमारे पास आते हैं मास्टर की डिग्री लेकर, कोई होता है हमारे पास BCom का, इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और इंटरनेशनली आप लोग कितने लोगों को भेजते हैं नो स्कॉलरशिप डाउट, नो डाउट। अब देखें स्कॉलरशिप पे आपने बाहर जाना है, आपने MA किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, और आप फुल स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाह रहे हैं, जिस तरह फुल ब्राइट और इस तरह की स्कॉलरशिप होती है, आपसे बोला ही नहीं जा रहा, आपको वीजा कौन देगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वीजा कौन देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एक्सेप्ट कर भी लें तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या करें? नेवर, बिल्कुल। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एक फ्लो है और एक समझ ले के एक खला है, जिसको हम एज लिंग्विस्ट और एज टीचर जब हमारे पास लोग आते हैं, सबसे पहले तो जो उनकी कन्फ्यूजन होती है, आप यकीन करें बच्चों को ये नहीं पता होता कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन भी करें कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है। जी, थैंक यू। बच्चे आते हैं हमारे पास कि मैम हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है ना। अब जस्ट इमेजिन कि उस बच्चे को जब हम ये बताते हैं कि बेटा लैंग्वेज इज़ समथिंग डिफरेंट, वो एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन एक और चीज़ है। अब लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, आप इंग्लिश ले लें, पश्तो, उर्दू, सराइकी, चाइनीज़, कोरियन, व्हाटसोएवर, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ समथिंग ब्रॉडर। वो क्या है? मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग, ये जो हमारे सेटअप के लोग हैं, हमारी कोई फैमिली पाकिस्तान से हटकर किसी और मुल्क में चली गई, 10 साल 2 साल, वो लैंग्वेज भूल सकते हैं अपनी, उनमें फ्लुएंसी कर सकती है, नहीं ख़त्म हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम हर वक्त बातचीत करते हैं, चाहे आप किसी भी ज़बान में बात करें। कम्युनिकेशन तो एक दूसरे से कनेक्ट करने का, मुखातिब होने का नाम है, exactly। और अपना पॉइंट आपने अगले को क्रॉस किया, अगले ने आपको किया। वेरी ट्रू, ये हम बाईपास नहीं कर सकते। और आप चाहे लैंग्वेज बोलना जानते भी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन करना आता है, लेकिन कम्युनिकेशन तो हम पैदाइश से ही कर रहे होते हैं, रो के, वेरी ट्रू, आंखें खोल के, इशारे करके। नो डाउट। तो हम अपने बच्चों के बताते हैं कि लैंग्वेज का कम्युनिकेशन से कंसर्न नहीं है, और ये फोबिया हम उनके जहन से निकालते हैं कि लैंग्वेज या कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश नहीं होती। जो हमारे पास बच्चे आते हैं, ये कोई भी कम्युनिकेशन होती है, हम उन्हें वो आर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जब वो बोलें तो वो इतना अच्छा बोलें कि मुखातिब को समझ आए कि हम कह क्या रहे हैं, हमारे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं। आप फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, चाहे बैंक ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, कोर्ट ले लें, उनकी अपनी एक रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इट मीन्स कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको जेनेरिकली कम्युनिकेशन पे होल्ड देना सिखाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो स्किल्स बच्चे साथ ले जाएं अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने रिस्पेक्टिव फोरम्स में जिसमें वो हैं, तो हम कम्युनिकेशन की स्किल्स देते हैं।
दिस इज द मेन लेकिन डिफरेंस। मैम ग्रास रूट लेवल पे क्यों नहीं दी जाती? देखिए हम लोग जब मैं छोटी थी या जब आप छोटी थी, आई एम श्योर डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस हो रही हैं, पोएट्री रेसिटेशंस हो रही हैं, किरत के कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं। आप जिस कैटेगरी में फिट होते थे कोई ना कोई एक्टिविटी हम लोग स्कूल में जरूर करते थे। जैसे कि पोएट्री रेसिटेशन में अक्सर मैं कम्पीट करती थी, प्लेज वगैरह में मैं अक्सर हिस्सा बनती थी, डिबेटिंग सोसाइटी का मैं हिस्सा थी। बिल्कुल। आजकल तो सोसाइटियां बनी हुई हैं, बच्चे कोई नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। जो आपने शुरू में एक कमेंट किया था बड़ा अच्छा कि हमारे पास जब वो आते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो जब बोलते हैं तो उनकी बोलती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बोला ही नहीं जाता। बोला ही नहीं जाता। वाई? वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स फेल हो जाती हैं। लैंग्वेज तो फिर भी बोल लेंगे। मैडम ये कम्युनिकेशन स्किल्स फिर आती कहाँ से हैं और मैं- किस एज पे आती है? बिल्कुल। क्योंकि आपके पास जब वो आते हैं, देखें 1-2 साल की उम्र पे बच्चा 6 ज़बानें भी फरफर सीख जाता है। 20 साल की उम्र पे मसला होता है। होता है, बहुत क्योंकि होता दिमाग है। की भी तो एक कैपेसिटी है ना, वेरी ट्रू, हर वेरी एज पे। ट्रू, वेरी ट्रू। जी। लेट मी एक्सप्लेन। हमारी जो इनिशियल लर्निंग्स होती हैं, स्कूल ले लें, क्योंकि स्कूल वो हब है जहाँ पर हम अपने बच्चों को स्टार्टअप देते हैं। अगर हमारी अक्सर जब हम डिबेटेबल डिस्कशन करते हैं किसी फोरम के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये जो बच्चे इस लेवल में हमारे पास आते हैं, अगर बेसिक में ही इन्हें बताया जाए, यानी निसाब में एक चैप्टर ही हम ऐड कर ले कम्युनिकेशन पे, और हफ्ते में एक दफ़ा एक बच्चे को हम खड़ा कर दें कि आप इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनमें बोलने की, मुखातिब करने की, उन तक अपना बात प्रॉपर कम्युनिकेट करने की आदत डेवलप हो जाएगी। लेकिन मैम मुझे तो हैरत होती है कि छोटे होते हुए उर्दू और अंग्रेजी दोनों की किताबें जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते थे तो क्लास में हर बच्चे को कहा जाता था कि खड़े होके पढ़ो। बाद में मैंने रियलाइज किया कि हमारे स्कूल में ये सिलसिला जरूर था, बहुत से स्कूल्स में रीडिंग जरूर कराई जाती थी, लेकिन उन 4-5 बच्चों से जो अच्छा पढ़ते थे। अच्छा पढ़ते हैं, वेरी ट्रू। तो आप अच्छे को अच्छा करते जा रहे हैं और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है आप उसे, और अगर वो बच्चा बेचारा पढ़ भी रहा है तो सारे स्टूडेंट्स उस पे हंस रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी। हालांकि इसके बरअक्स होना ये चाहिए कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं आप उनको पॉजिटिवली इनकरेज करें। अब हमारी स्ट्रेटजी नॉर्मली जो कम्युनिकेशन के हमारे रूल्स होते हैं, हम जब थोड़ा सा पोटेंशियल देख लेते हैं बच्चे में और हमें ये भी फील हो जाता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्करेज हो रहा है, हम उनको इनकरेज करने के लिए बूस्ट अप करते हैं कि बेटा ये जो अब आपने बात की है ये बहुत अच्छी है, लेकिन क्यों ना इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तो हम उनके मोरल्स भी डाउन नहीं होने देते और उनको डिस्करेज स्नब भी नहीं करते। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं अपने फील्ड की, जो हम लोग हैं, जो लिंग्विस्ट हैं या जो कम्युनिकेशन की फील्ड को डील करते हैं एज प्रोफेसर। डे टू डे लाइफ में भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल गई तो एक लड़का कोई 26-27 साल का था, उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी और कोई वहाँ पे था नहीं, तो वो ना घबरा बहुत रहा था। अच्छा डॉक्टर से भी जब वो बात कर रहा था ना, डॉक्टर साहब आपका मतलब, मैं उसको साइड पे लेके गई जब डॉक्टर गया, मैंने कहा बेटे मुझे बताओ हुआ क्या है। हुआ क्या? उसने फिर मुझे बड़े आराम से तहम्मुल से बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, हार्ट अटैक की उनकी हिस्ट्री है, मैं उनको लेके आया, वो आईसीयू में, मुझे वो बता नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मैंने कहा बेटे आप उनको क्लियरली बता क्यों नहीं रहे हो? वेरी ट्रू। कहते आंटी वो सामने आते हैं ना तो वो मेरे से बोला नहीं जाता, घबरा जाते। अच्छा, और वो बात करते हुए कभी मुझे आंटी बुलाए, कभी मुझे आपी बुलाए, कभी वो मैडम बुलाए, कभी वो कहे जी जी, वो जी जी। अच्छा मैं उस बच्चे को देख के इतनी परेशान हूँ कि भाई इस बच्चे से हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ऑब्वियसली परेशानी में था। लेकिन देखिए हर बंदा आराम से जाके तहम्मुल से आपसे बात तो नहीं करेगा ना। डेफिनेटली दैट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप ऐसे मौकों पे खुद को मजीद, अगर ये चीज़ नहीं है इट मीन्स कि आर्ट इज मिसिंग। हम बच्चों को ये पर्टिकुलर आर्ट देते हैं कम्युनिकेशन में। अच्छा किस तरह वो आर्ट आप कैसी देती है? मैडम हमें टिप्स बताइए, क्योंकि जो लोग इस वक्त ऑन एयर आपको देख रहे हैं, नहीं पहुंच सकते हायर एजुकेशन कमीशन, वो अपने बच्चों के ऊपर तो काम करें। लेट मी टेल यू, मैं आपको एक एग्जांपल हूँ। ऐसा हुआ कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेरे पास आया, मैंने उनको इकट्ठा करके, जिस तरह नॉर्मली क्लास में होता है, मैंने उन्हें कहा, लकीली मेरी क्लास भी कम्युनिकेशन की थी उस वक्त, लेकिन रिटन कंपोजिशन पे थी। मैंने उन्हें कहा आप कुछ मुझे लिख के दे दें। अब मैंने कुछ नहीं उन्हें बताया, यानी एक तो होता है ना ब्रीफ करे, आपने कहा भी कुछ भी लिख दें। मैं डायग्नोस करना चाहती थी कि मुझे उनके लेवल का पता कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है। कुड यू बिलीव के 30 सैंपल्स मेरे पास आए, लाइक आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 30 स्क्रिप्ट आए मेरे पास, और मैं घर ले गई उसे। मैंने उसको बड़ा क्रिटिकली एग्जामिन किया। अच्छा 30 में से जो आपको 30 आए जी, उनमें से टॉपिक्स क्या थे?
मैंने उनको रैंडम टॉपिक दिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। अच्छा, आपने टॉपिक टॉपिक दिया था? लेकिन मैंने कहा खुद से लिखें, जो दिल में आए, जो जहन में आए आप वो लिखें। उन्होंने लिखा, और मेरे लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो कुछ भी लिख दें, लाइक इसमें कोई अपने आप को एक्सप्रेस तो करें। करें। मैं वो चाहती स्पॉन्टेनियस, जिसे बेसाख्ता गुफ्तगू कहते हैं ना, बेसाख्ता। उन्होंने लिखा, मैंने देखा उनमें एक ही मसला था, यानी 30 स्टूडेंट में मसला एक था। क्या? मैं बताती हूँ। मुझे तजस्सुस शुरू हुआ, क्योंकि एज टीचर यू नो कि वी आर वेरी इंक्विजिटिव, हमें चाहिए होता है कि कोई ऐसा मसला है। हर टीचर में एक रिसर्चर बैठा होते होता हैं, है। हमें एक रिसर्च मोड भी था मेरा। मैंने वो प्रॉब्लम अपने साथ रखा। अभी मैं आपको बता नहीं रही कि प्रॉब्लम क्या था। मैं दूसरी क्लास में गई, मेरे कुलीग उधर टीच कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा आप इस तरह करें, अपनी क्लास मुझे दे दें, मेरा आज एक ज़रूरी असाइनमेंट है। कहते हैं करें। मैं वहीं गई, मैंने उन्हें कहा आज मैं राइटिंग पढ़ाऊँगी आपको। मैंने उन्हें कहा बेटा मुझे ज़रा लिख के दो मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी पे, उन्होंने भी लिख के दिया, टू द एक्सटेंट के मैंने 3 क्लासों का 75 सैम्पल्स अपने पास रख लिए। ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ द 75 सैम्पल्स में एक ही मसला आया, कम्युनिकेशन का। अब देखें एज ग्रुप अलहदा है, वो एक एज ग्रुप के बच्चे नहीं थे। जेंडर भी फर्क है, जेंडर सारा भी कुछ फर्क है, स्टेटस भी फर्क है, यानी कोई डॉक्टर है, कोई फॉर यानी कि mixed samples हैं एग्जांपल LLB कर रहा है, कोई क्या है, लेकिन इशू एक है। इशू क्या था, जिस तरह आपने मुझसे पूछा, इनकी राइटिंग में, इनकी कम्युनिकेशन में कोहेरेंस नहीं था। अब मैडम देखें, यही आपने मुझे टॉपिक दिया होता तो मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर लिखना था, लेकिन मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती कि भाई मेरा नाम फलां है, बिल्कुल, और आज मैं आपसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करूंगी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आया हुआ है, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ उसके थ्रू। इसके थ्रू 2 चीजें हुई। एक, मैंने अपने आप को भी कम्युनिकेट कर दिया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि देखिए पहली असाइनमेंट आपने मुझे दी है, ये भी तो रियलाइज करना जरूरी है कि मेरा ये आपसे पहला इंट्रोडक्शन है एज टीचर। बिल्कुल। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर तो लिखो, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन भी तो देना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब जो आपने पॉइंट किया है, दिस इज एक्सीलेंट, उनमें मिसिंग था। सो यही तो चीज़ है ना व्यूअर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये राइट स्टेज पे आपको सिखा दी जाए। अब जिस स्कूल से मैं पढ़ी उधर कॉम्प्रिहेंशन पे, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि राइटिंग पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी कि भाई आपने एवरी वीक एटलीस्ट हमें एक ऐसी लंबी ऐसे मिलती थी लिखने के, जिसमें आपने अपना बेसिक पॉइंट भी अक्रॉस करना, अपनी थियरी भी पेश करनी है, मतलब प्रॉपर एक रिसर्च करके तरीके से आप चीज प्रेजेंट करें। और हमें जाना पड़ता था स्कूल की लाइब्रेरी में या मेन मतलब लाहौर में जो हमारी लाइब्रेरी वहां पे, सही, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज तो नहीं थी ना जो आपको अगेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिलती हैं। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं जो एक यंग इंसान को कामयाब बनाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक कम्युनिकेशन आपकी चलती रहती है किसी ना किसी तरीके से। सो एक इंसान एक कामयाब इंडिविजुअल कैसे बन सकता है, पेरेंट्स अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, स्कूल्स अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स AGC क्या कर रहा है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्यूटीफुल नसीबा खान हमारे साथ हैं, खुश नसीबा। हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज आप हमारे शो पे आए। मैं हर तरह से ना वो आपका नाम यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा नसीबा जी, ये बताइए कि जो एक आई गेस अब हमें इस चीज़ के अंदर जाना है, क्योंकि देखिए मसला तो डिस्कस कर लिया, हल की तरफ आते हैं। स्कूल के लेवल पे हमें गाइड करें और पेरेंट्स के लेवल पे गाइड करें, और फिर आप लोग क्या कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपके पास जब तक लोग पहुंचते हैं तब तक मसला खराब हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। स्कूलों में और पेरेंट्स क्या करें कि आपके पास बेहतर कम्युनिकेशन वाले बच्चे पहुंचे, ताकि आप वहां से आगे उनको लेके जाएं, जीरो से ना स्टार्ट करना पड़े। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चलते हैं घर पे, माँ की गोद। सबसे पहले हम घर से शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी सबसे पहली दर्सगाह या जो तालीम का जो हमारा होता है वो घर से ही शुरू होता है। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा के बस वो उस पर एक मोनोलॉग ले के वो चलते रहते हैं। हमने जब तक उनमें स्पिरिट पैदा नहीं करनी कि वो आपस में बैठ के कम्युनिकेट करें, माँ बाप से बात करें, बहन भाइयों से बात करें, फ्रेंड्स के साथ जब वो गॉसिप करते हैं वो बात करें, और क्या बात करें
ये सारी आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन में, जो कि बेसिक घर से शुरू होती अब है। देखिए ना क्या बात करें जी। मैडम, देखिए हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम इतने लविंग और इतने वार्म हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी कोई यंग बंदा किसी बंदे को व्हीलचेयर में देखता है या डिफरेंट देखता है या स्पेशल पर्सन को देखता है, घूरना, पॉइंट करना, ये चीजें घर से सीखते हैं। ये घर से सीखते हैं। तो आपने ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, क्या नहीं कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सोशली बैठ के लोग लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं मजहब के ऊपर, पॉलिटिक्स के Very ऊपर, true, very पर्सनल मामलात के Very ऊपर। true. ये चीजें तो गुफ्तगू का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और ये शुरू कहाँ से होती हैं? घर से। ये चीज़ें कहीं पर भी अगर हम ये क्लेम करें कि यूनिवर्सिटियों में आके हम बच्चों को ये बताएं कि ये बात करें और ये ना करें, ये नहीं होता। इस तरह नहीं होता। हम बेशक कर लेते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है, लेकिन हर जगह पे इस तरह नहीं होता। बल्कि हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि ये बच्चे घरों से अच्छी तरबियत लेके आए हैं, अच्छा माहौल लेके आए हैं। और वो कहाँ से पता चलता है? हमारी कम्युनिकेशन से। बिल्कुल। और वो एज कौन सी है? द वेरी इनिशियल लर्निंग एज जो हमारे बच्चों की होती है। यहाँ पर मैं आपसे एक कोट शेयर कर लूँ सुकरात का। सुकरात के सामने कहते हैं एक बंदा हाजिर हुआ, बड़ा खुश लिबास किस्म का और वेल ड्रेस्ड, और यानी पर्सनैलिटी भी बड़ी डायनेमिक थी। तो कहते हैं कि सुकरात ने उसको बहुत गौर से देखा, सर से पाँव तक। तो सुकरात ने उसे कहा कि कुछ बोलो ताकि तुम्हारी काबिलियत का पता चले। यहाँ से हम क्या पता चलता है कि जब हम बोलते हैं हम अपना सब कुछ कन्वे कर लेते हैं, चाहे वो हमारी एबिलिटी हो, कैपेबिलिटीज हो, तालीम हो, फैमिली और बैकग्राउंड वो हो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी Exactly, है, उस exactly. मौके को आपने नहीं गवाना। नहीं गवाना। देखिए हर बार जब आपको किसी से बात करने का मौका मिलता है, या स्पेशली काम या स्कूल या कॉलेज में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, Very true. वो एक मौका है वेरी ट्रू। अपनी इंटेलिजेंस को अक्रॉस करने का। देखिए इन जगहों आप और मैं बैठे हैं, सहेलियों की तरह गप लगा रहे हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन तब भी हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं Very ना। true, very मैं आपकी तरफ एक अच्छी दोस्त बनना Very चाहती हूँ, आप मेरी तरफ एक Very अच्छी true, दोस्त बनना very चाहती हूँ। true. तो जब ऐसे मामलात होते हैं जहाँ स्क्रूटनी के अंडर है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, नौकरियों में, वेरी ट्रू। किसी ऐसे मामले में जहाँ पे आपने किसी मसले को हल करना है, Exactly, वहाँ पे कम्युनिकेशन exactly, बहुत मसला exactly. इस तरफ जा सकता है या उस तरफ या जा उस तरफ। और दूसरी बात यह है कि हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया, जिस तरह इनिशियल लर्निंग की बात की जो हम लेके जाते हैं, और फिर आपने बड़ा अच्छा लिंक किया कि वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके किस किस पॉइंट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल। हम फिर भी अपनी तरफ से उनको बेहतरीन बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बेहतरीन से मुराद कम्युनिकेशन की बात हो रही है, नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग। हर इंसान तो वैसे ही बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने हर एग्जैक्टली। बंदे हम को अच्छा ही कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वी विश कि अगर यही चीज़ें ये लेकर आते तो यहाँ से ये उधर ना जाते जहाँ पर ये अब जा रहे हैं। दे कुड हैव बीन टेकन ओवर समवेयर वेरी बेटर। देखें बचपन से शुरू करें। अगर आपने 10 चीज़ें कम्युनिकेशन की अपनी कंप्लीट करनी है, तो वो अगर आपने 6 कर लिया कंप्लीट, तो 4 आपको HEC Very कराएगा। true, very लेकिन अगर आप 0 से आएंगे तो तो फिर हम क्या आपको करें? फाउंडेशन से शुरू करना बिल्कुल पड़ेगा, और ऐसे। वो इतना आसान और काम नहीं। हमें कभी कभी बहुत अफसोस होता है इतने क्वालिफाइड लोगों को अपने सामने देखकर उन्हें बेसिक फाउंडेशन लेवल की कम्युनिकेशन कराना तो और उन्हें सिखाना। पेरेंट्स देखिए इसमें एक तो डिवाइसेस साइड पे कर लें, दूसरी बात अपने बच्चों से बोलना शुरू कर दें। True. डाइनिंग टेबल पे जैसे मैंने Very आपको ब्रेक true. में बताया कि बैठे होते थे, आपके साथ भी मैडम होता होगा कि एक टाइम का खाना तो खाया जाता था, सब साथ बैठ के खाते थे। दोपहर का मांझ यूजुअली साथ होती थी, और True, रात का खाना true. सारे ऐसा ही, फैमिली के साथ बिल्कुल। बंदा खाता था। नो डाउट। टेबल पे बैठ के ना मोबाइल होता था, ना कोई डिवाइस होती थी, भी ना नहीं। किताब तक आपको टेबल पे, चाहे एग्जाम्स भी हो रहे, रखने की इजाजत नहीं थी। Very वो true. फैमिली टाइम था, उसमें बैठ के आपने आप एक दूसरे से बात करनी है, ना कोई बिल्कुल टीवी ठीक कह लगा रहे होता था, ना कुछ और होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो जमाने में। अच्छा स्कूलों में क्या करें मैडम? स्कूलों में यह है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अब यहाँ पर स्कूल में भी कैटेगरीज हैं हमारे सोसाइटी में, आपको पता है इंग्लिश मीडियम अलहदा है, प्राइवेट, सेमी हमारे प्राइवेट, एग्जैक्टली गवर्नमेंट। उर्दू मीडियम अलहदा है, NGOs मदरसा के हमारे schools अलहदा हैं। वो अलहदा है। यहाँ पर डिमार्केशन है। अब सोशल जो हमारे मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको लर्निड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी अवेलेबल हैं। उनको जब वो घर जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि आपने इसी BBC और CNN के न्यूज़ भी देखने हैं, आपने इंग्लिश मूवीज़ भी देखनी है, आपने डेली का वो स्ट्रक्चर भी हमें बताना अगेन है। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी जो है कोई बहुत अच्छी जबान है, No, no, लेकिन
पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी ही यूजुअली यूज की जाती होती है, है। बिल्कुल आप ठीक अपनी जबान उर्दू या फिर आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, Very जैसे true. उर्दू और पंजाबी मेरे लिए, मैडम के लिए उर्दू और पश्तो हो गई, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अंग्रेजी भी इम्पोर्टेंट दैट है इज कंपल्जन, नीड क्योंकि ऑफ द पढ़ाई आवर। भी बाहर के ममालिक में अंग्रेजी में ही Very कराई true, जाती very है। true. जर्मनी वगैरह में भी यूनिवर्सिटीज में आप जाएं तो आप अंग्रेजी वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट। फिर हम जो है हमारे पास, बल्कि मैं कभी कभी बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमारे जो इवन उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, इवन मदरसा के, दे परफॉर्म वेरी वेल। उनमें हार्ड वर्क इज़ कंपैरेटिवली मोर बेटर। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है ना, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। अब आप CSS की एग्जांपल ले लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, हमारे बच्चे जो है हाईली क्वालिफाइड होकर भी रह जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैम मेरी दोस्त है, उसकी बहन ने यूएसएमली के एग्जाम दिए, छोटी सी सबसे घर में और बहुत शाय, और हमेशा से उसकी कम्युनिकेशन का इशू होता था। बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही ब्रिलियंट। यूएसएमली का एग्जाम दिया, सही। अच्छा जब इंटरव्यू का स्टेज आया ना मैडम, पास भी कर लिया एग्जाम, वहां पे सारा कुछ हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आया कहीं पे भी फाइनली बोल ही नहीं पाई बेचारी, बोल ही नहीं पाई। एंड ये बैड लक हो गया। अब आप देखें कितनी लंबी जर्नी है। वेरी ट्रू। आपने अपना मेडिसिन कंप्लीट किया, फिर आपने अपना टाइम जो मतलब प्रैक्टिस का है वो किया, Very फिर true. आपने यूएस असेंबली का एग्जाम दिया, फिर आपने इतना लंबा सफर कंप्लीट किया कि भाई मैंने बाहर जाके काम करना है। बिल्कुल ठीक आपने, कह रहे। और ये नहीं कि अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, उससे बोला ही नहीं गया, वो कॉन्फिडेंस ना नहीं उर्दू ना अंग्रेजी कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल ठीक। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारा। और आगे से लोगों ने ये कहा कि भाई डॉक्टरों का काम है कम्युनिकेट करना, अगर बच्ची से बोला ही नहीं जा रहा, उसको ये कहा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें, बिल्कुल, और खत्म हो गई बात। बिल्कुल, ये उनकी गलती नहीं है बच्चों की। तो आप अब HEC में क्या क्या होता है? मैं अब आपको बता देती हूँ। जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन जिस तरह हम लेके गए हैं अपने लोगों में, अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, मेरा एक स्टैंडर्ड मैंने रखा हुआ है कि मैं बेस से शुरू करके, स्क्रैच से शुरू करके, जिस तरह मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि मैंने बच्चों में एक वीकनेस फाइंड आउट की, मैंने फिर उसको छोड़ा नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिवाइस की। फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान के मैंने कोशिश की कि हम उसको हल कैसे करें। मुझसे पहले काफ़ी रिसर्च हो चुके थे कि अगर ये गैप है कम्युनिकेशन में, लोगों में कोहेरेंस की कमी है कम्युनिकेशन में। यू नो कोहेरेंस है रब्त, कॉन्टिन्यूटी, एक बात को दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्ट करना, वो नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि अपनी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैंने वही बच्चे जिनमें मैंने इशू देखा, मैंने अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को उन पे डिवाइस किया, यूज़ किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे रिज़ल्ट 80 to 85% इम्प्रूवमेंट मिल गई अपने बच्चों में। फिर मैंने क्या किया, हायर एजुकेशन कमीशन ने फर्दर मुझे असाइन किया कि आप यही स्ट्रेटजीज़ जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें हम बच्चों की माइंड मैपिंग करते हैं। आपने बड़ा अच्छा मुझसे पूछा कि क्या हल होना चाहिए। हम सबसे पहले बच्चों को अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए उनकी माइंड मैपिंग करते हैं। अब जाहिर है हम उनके माइंड को अंदर से तो नहीं हिला सकते, बट ये तो देख सकते हैं ना कि किधर स्ट्रांग है किधर कमजोर है। कमजोरियों को पकड़ के स्ट्रांग किया, और जो स्ट्रेंथ्स है उनमें से मजीद जो निकाल सके वो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर ये एक मैं कह सकती हूँ कि जिस फील्ड में मैं हूँ, साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका, मैंने टेक्निकली उसको लिया, उसको फिर टेंजिबली मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके रिजल्ट सामने आ गए। अच्छा, बिकॉज मैडम सॉरी, बात वही है ना, अब मैं फॉर एग्जांपल बातों में बहुत तेज हूँ लेकिन मेरी जनरल नॉलेज जीरो है। मेरी तरह के अब 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जनरल नॉलेज सारा कुछ बहुत स्ट्रांग है लेकिन उनसे बात ही नहीं की जाती। इनमें से अब 6 बच्चे हैं जो हकला के बात करते हैं। इन सब को आपको सेपरेटली ग्रुप्स बना के डील करना पड़ेगा, और अगर बंदा माइंड मैपिंग कर लेता है तो फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इशू नहीं आता। वेरी ट्रू, यूनानिमली से हम सबको एक यकजा कर लेते हैं। और जब उनको माइंड मैपिंग का वो कॉन्सेप्ट समझ आया तो बिलीव मी कि उनको खुद कंफर्ट फील हुई। वो कह रहे थे कि अगर ये हम पहले सीख लेते तो आज हमारा ये हाल ना हुआ होता। फिर मैं लकीली मैं काफ़ी मतलब जितना मुझसे मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर सकती थी अक्रॉस आवर कंट्री, मैंने मुख्तलिफ सेशंस रखे टीचर्स के साथ, ट्रेनिंग्स की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गए हम, द रिजल्ट वाज वेरी पॉजिटिव। वेल नसीबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इट्स बीन सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, सेम हियर, एंड एन ऑनर। और बात ये है कि व्यूअर्स अल्टीमेटली देखें, हर बच्चे की या यंग बंदे की कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई कमज़ोरी होती है। पेरेंट्स अगर यंगर एज पे रियलाइज़ करें, अगर मैं बहुत बातूनी थी बचपन में तो मैं थी बातूनी, लेकिन मेरा छोटा भाई असद जो कम बोलता था,
डाइनिंग टेबल पे हमेशा मुझे कहा जाता था, अच्छा बेटा आपने बात कर ली, अब आप चुप कर जाएं। हाँ जी असद, अब आप बताएं आपका दिन कैसा था स्कूल का। देखिए हर घर में कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ ज़्यादा। अगर घर वाले इनकरेज करते हैं उससे एक पॉजिटिविटी आती है। उसके अलावा डिवाइसेस को साइड पे करते, जैसे मैडम ने कहा, स्कूल्स के अंदर अगर ये डिस्क्रिपेंसी ख़त्म हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, वो कन्फ्यूजिंग बहुत हो जाता है। अगर ये सब, अगर हर जगह एक ही किस्म का पढ़ाई का सिलसिला हो जाए तो एक आसानी भी पैदा हो जाएगी। उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए स्कूल को। अगेन डिबेट्स, मतलब देखिए स्पोर्ट्स तो अपनी जगह है, वो तो वो अगेन इतनी वर्बल गेम नहीं है, वो फिजिकल गेम है। जैसे कि बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, उसके अलावा रोबोटिक्स की लोग क्लासेस करते हैं, उसके अंदर भी फिर उनके क्विजेज और इस तरह के मामलात होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर स्कूल्स रेगुलर करें तो उधर से बच्चों की कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। बेहतरीन। जब आप एक ग्रूम्ड बंदा भेजेंगे एचईसी, तो वहाँ पे फिर जब मैडम के पास इस किस्म के लोग आएंगे तो देन इट विल बी ईजियर फॉर हर टू डील विद दिस किड्स। उनकी भी माइंड मैपिंग करके फिर आपने डिसाइड कर लिया। बट अगेन व्यूअर्स, घर से ये चीज़ शुरू होती है। वर्ड्स को इस्तेमाल करना मुश्किल काम नहीं है, सही तरीके से उन अल्फाज को इस्तेमाल करना ताकि अगला बंदा आपकी बात को समझे भी और वो अपनी बात भी आपको समझा सके, क्योंकि कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होती, दूसरे की भी बात सुननी। तो ये सारी चीज़ों की ग्रूमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आगे जाके कामयाब होने के लिए। वेरी ट्रू। थैंक यू मैडम। छोटी सी हम अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जब वापस आएंगे तो कुछ म्यूजिक से ही वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है करीम, टू शाय आईज दैट आर फुल ऑफ लव। वेल डन करीम खान, क्या हाल है आपके? क्या बात है, क्या बात क्या है, मैं नोट किया 15 मिनट से दिमाग में ट्रांसलेशन कर रही हूँ। शदीद नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ हमने आज गाना सुना, क्योंकि करीम को तंग करना मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। और जब एक इंसान गाना गाने से पहले ही गाना 2 लड़कियों को डेडिकेट कर दे और दोनों में से एक मैं नहीं हूँ, तो ये बात ज्यादती के जुमरे में आ जाती है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रही हूँ मेरी हमेशा डेडिकेशन आपको समीर की, जो बहुत ही टैलेंटेड आरजे और एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आते ही आपने टेक ओवर करना था ना, तो आपने कर लिया। थैंक यू नायाब। अरे नहीं, बिल्कुल भी मैं नॉट गलती पर्टिकुलरली से हैप्पी बट ओके जान। एंड देन मेरी लाडली, मेरी बहुत ही प्यारी एक्स कॉलीग कह सकती हूँ, लेकिन उम्र में मेरे से बहुत छोटी है और हमारी बहुत ही टैलेंटेड एंकर पर्सन है, जिसको मैं कब से कह रही हूँ एक्टिंग कर ले, नहीं करती, बस घर पे करती है, उसके अलावा नहीं करती। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड मरियम खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। यू आर मोस्ट वेलकम। और शुक्र है फाइनली ये मौका आ गया कि हमें हाँ इस तरह जी। गप लगाने का मौका मिला। बट वो इंडिविजुअल जिसको कुछ नहीं हमने डेडिकेट किया और इसमें सारी गलती करीम की है, वो है गौस गोंदल। वो इतने काम करते हैं, उनको डेडिकेशन की क्या जरूरत है? एक्टर भी है, मॉडल भी है, एंकर भी, सारा कुछ ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन शर्मीले नैन हम सबसे ज्यादा आपके ही हैं, तकरीबन। ये तो हम अग्री करते हैं। बिल्कुल सही आपने मेरी कहा। फौजी का फिट पड़ने वाला कंट्रोल कर रही है, इसकी बात तो सच है। वाहिद हम तीन नहीं शर्माई हो ही जा रहा हम था। एग्री करते हैं आपकी बार बार गौस उधर, मैं गौस तुसी क्यों शर्मा रहे हो, की गल है? बड़े दिनों बाद सुना ना मैंने ये गाना। शर्मीले नैन, नैन। शर्मीले नैन लाइन ही कुछ ऐसी है। अच्छा, अपने अपने करियर्स के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि उसके बाद ये जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑल ऑफ यू, करीम की बात करें, ब्रिलियंट सिंगर, सॉन्ग राइटर, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स बैंकिंग की फील्ड से वाबस्ता है। कम्युनिकेशन फॉर हिम इज एसेंशियल। यू आर एन आरजे, यू आर एन एंकर, यू आर एन एंकर एज वेल, एंड यू आर एन एंकर एज वेल। तो हम पांचों से, बल्कि अगर हम आमना रियाज को भी इंक्लूड करें तो हम सारों का काम है कम्युनिकेशन का। उसके बगैर तो है ही नहीं कुछ। लेकिन मेरी ख्वाब लोग बहुत से देखते हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं जो अपने बच्चों को लेकर कहते हैं इसको बड़ा शौक है एंकरिंग का, हमने इसको कल को एंकर बनाना है। बच्चे से सलाम ही नहीं किया जा रहा, सही, उसको सलाम ही मुंह से कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट योर रिस्पेक्टिव करियर्स। गौस, कहाँ से शुरुआत ली, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्रीलांसिंग से शुरू किया, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड तब मॉडलिंग का करियर फ्रीलांसिंग में था ही नहीं। तो बहुत छोटे छोटे आपने किसी ना किसी ग्रुप के साथ, मतलब आप किसी ना किसी एग्जैक्टली किसी मीडिया एजेंसी के साथ मैंने स्टार्ट किया। मीडिया 2000 जरार रिजवी साहब थे, कमर्शियल आर्ट्स करते थे, तो उनसे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन करवाया मुझे। फैमिली मेम्बर ही थे, एक बहुत अच्छे उन्होंने। तो वहाँ से करियर का आगाज़ किया। एक चावल का ऐड किया था। आई वॉज वेरी लिटिल, छोटा बच्चा था 12 साल का, जिसको पता ही नहीं था, एक्साइटेड था कि ये भी कोई दुनिया है। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, चलते चलते
ऑनवर्ड्स 2015 में मुझे समझ आया कि ये भी एक कोई कैरियर है, कोई फील्ड है, कोई जॉब है और इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पैशनेटली नज़र आती हैं। तो बचपन से था, स्क्रीन का भी शौक़ था, तो इसलिए एक्टिंग को परस्यू किया साथ। मीनवाइल एंकरिंग की, बिकॉज ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में थी, तो वो एक माइंड में था कि यहाँ से निकल के अपनी डिग्री को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक। तो आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ पे उन्होंने मुझे सिखाया कि उर्दू अदब बेसिकली क्या होती है। सॉरी टू से लाहौर के अंदर मुझे उर्दू भी वहीं पे अदब अगर का- भेज देते तो कितनी अच्छी बात थी बॉस, मतलब आप थी वहाँ पर। मैं बस दिल ही दिल में थी। मैं तो धक्के खा के सीखा है लिटरली। same. मैंने धक्के खा के डांटे खा के सीखा है। असल सीखना वही होता है। And I remember when I joined the place where we were working together as well, बहुत से लोगों ने मुझे आके कहा कि कहने को आप कहती हैं कि आपकी उर्दू जो है वो बहुत कमज़ोर है और आपसे नहीं पढ़ा जाता, बट बोल तो ठीक लेती है। पीटीवी ने जिन सर्कमस्टांसेस में मैं आई उन्हीं के अंदर मुझे ग्रूम किया, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर उर्दू मुझे एक्चुअली पढ़नी आती और अल्फाज जोड़ने आते तो आज शायद मैं अपने करियर में किसी और लेवल पे होती। अब लिखने का इतना शौक है लेकिन उर्दू में लिखना नहीं आता। उर्दू में लिखना नहीं आता। ये आई थिंक ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। यार अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सब पढ़ाते हैं, सिर्फ सब अंग्रेजी पढ़ाते में हैं एक उर्दू की exactly. क्लास होती है, वो भी बस हमारे यहाँ पे लगता है कि कोई इंग्लिश बोलेगा ना तो शायद सिर्फ वही एजुकेटेड है, शायद उसी को नॉलेज है। नहीं, वैसे भी जो और अगर teachers कोई हैं- उर्दू बोलेगा तो उसको कुछ नॉलेज हाँ, नहीं वो है। मतलब कूलनेस का एलिमेंट कम हो जाता है। एग्जैक्टली। जी, क्या कह रहे थे? मैं कहता टीचर्स का भी मोस्टली इतना रुझान नहीं है इस तरफ कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से उसकी गलतियों की उसकी तस्दीक करें बैठ के, तो वो उनका फोकस होता है कि बस आए हैं, कंट्रोल किया और बस चले वो गए। लेवल है तो बस वो Exactly. पास हो जाए किसी Exactly. क्योंकि उसके बाद जरूरी भी नहीं होता लेकिन मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मसला है कि मुझे अपनी स्कूलिंग में उर्दू के ऊपर इतना फोकस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी में आगे थोड़ी सी होश आई थी और फिर एंकरिंग में जब आया तो फिर उर्दू अदब का पता चला, कराची लाहौर का डिफरेंस पता चला कि क्या है। तो ये चीजें बहुत दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एग्जैक्टली तो वो इम्प्रूवमेंट बहुत है। और उधर से फिर आपका जर्नी स्टार्ट। जर्नी शुरू हो गई। एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट कब किया? एक्टिंग का प्रोजेक्ट मैं 2016 में किया था। बहुत माइनर सा चंक था एक, दैट डजंट मैटर। तो किया तो ना? एग्जैक्टली मेरे जो मेजरली ज़्यादा जो रोल रहे हैं वो कमर्शियल आर्ट में रहे हैं। कमर्शियल आर्ट्स मैंने काफ़ी किए हैं, लीड काफ़ी किए हैं उनमें, और जितने भी थे टॉकी किए हैं। तो वहाँ से मेरा स्टांस इम्प्रूव हुआ। देन एक डायरेक्टर हमारे बड़े अच्छे वजाहत राव, ही इज लवली। यस, उन्होंने ये मैं तो उनसे बहुत प्यार है उनसे और उनकी बीवी दोनों। देयर सच एन बहुत अमेजिंग फैमिली। बहुत बच्चे भी उनके दोनों बेटे। एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने इधर लाहौर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे थे। उनके माइंड में था कि वॉस भी इस तरह से लाहौर के अंदर ही है, तो एक कहीं स्लॉट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मुझे पता ही नहीं था, रेडी नहीं था। गए हैं तो वहाँ पे जाके शूट स्क्रिप्ट दे दी हाथ में कि ये करें। मैं उनको देख रहा हूँ, जादू ही कहते करनी पड़ेगी। तो वो पहला चंक था, हम लोगों ने किया। देन कोविड स्ट्राइक हुआ, तो वो पूरे कोविड के अंदर ही सारा शूट जो था वो कैंसिल हो गया। देन 1 साल के बाद आया वो प्रोजेक्ट, और थोड़ा स्क्रीन था लेकिन अच्छा था, मज़ा आया। अच्छा एक्सपीरियंस। एंड देन उसना चल सो चले। एग्जैक्टली, उसके साथ साथ आगे से ऑनवर्ड चलते रहे। व्हाट्स योर स्टोरी मरियम? मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ यार एक्टिंग करो, माशाल्लाह अल्लाह मियां ने खूबसूरत बनाया है, टैलेंटेड बनाया है, इतना अच्छा बोलती हो। साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि यार एक्टिंग की तरफ भी आ जाओ। बहुत से एंकर्स आ जाते हैं एक्टिंग के। क्या मसला है तुम्हें? मसला तो करियर कुछ का भी आगाज नहीं बताओ, है। करियर का आगाज करियर का आगाज मैंने किया था इलेक्शन सेल 2018। क्योंकि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता एक्चुअली। ये हमने एक दफा बहुत पहले उसी चैनल पे कभी शायद सिटी पे, हाँ सिटी पे सिटी पे थे बेसिकली। उससे पहले इलेक्शन सेल हुआ 2018 में दुनिया न्यूज़ में। मैं वहाँ पे एज ए इंटर्न गई क्योंकि वो डिग्री की रिक्वायरमेंट थी मैस कम्युनिकेशन की। वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान ही लाइव विद कामरान खान जो भी प्रोग्राम्स थे, एमडी साहब थे, जब कुछ बोलने का चंक आता था तो वो कहते थे कि इसको बोलना आता है, इससे करवाओ ना ये लवली। अच्छा, तब करवाया। सोचा भी नहीं था कभी फैमिली अलाउ करेगी कि ऐसे ऑन स्क्रीन आना, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है, सारे ओपन है, बट इतना नहीं था कभी भी ना। वहाँ से सब ने मोटिवेट किया कि आओ आओ उसमें एंकरिंग में आओ या ट्रेनिंग लो। तो मैंने ऐसे दिमाग में सोचा लेकिन नहीं, घर बात करूँगी तो मुझे तो डांट पड़ेगी कि क्यों भाई तुम इंटर्नशिप करो और आ जाओ घर। खैर वहाँ से मोटिवेशन काफ़ी मिली। जब हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो वहाँ भी एमडी साहब ने सबने बोला कि आप ना अपना परस्यू करो इसके लिए, आप ट्रेनिंग लेके देखें। तो ओके, ट्रेनिंग का पता क्यों? उनका ट्रेनिंग होती है नाइट में। एंकर्स की ट्रेनिंग का पहले सेशन होता नहीं, था वही ना, तो मैं कह रही हूँ कि नाइट की बात की तो अम्मा अब्बा ने फौरन घूम के कहा पुत्र सॉरी। नहीं ना, हमने सोचा ही नहीं कि अम्मा अब्बा तक भी बात जाए। कैसे? खुद से नहीं बात की घर तक, क्योंकि वहाँ से सुन के चुप हो गए। फिर उसके बाद ऐसे कभी बात की बाद में अपने पापा से कि पापा ऐसे उन्होंने ऑप्शन दी थी लेकिन वो नाइट का था। उन्होंने कहा कि अब तुम मैथ्स को में चली गई हो तो ठीक है फिर कर लो। सही तरीके से। अच्छा, मतलब यहाँ से तो कोई वो हर्डल नहीं आई। खैर फिर वहाँ पे आई, सिटी में आई, वहाँ पे आके इंटर्नशिप की कुछ टाइम। तब आप थी, गौस भी तब इंटर्नशिप का पार्ट था, तब हम एंकर बनने के लिए बहुत इस बेचारे को मैं सीखते कितना होते थे। पागल करती थी और तंग करती थी।
खैर सीखते हमारे रहते थे। हमारे हमारे चैनल का हीरो था ये। भाई इसी वजह से छोड़ा है मैंने। हमारा अभी भी तो हीरो है। नहीं देखो बात पता है क्या है, अपने यंगर लॉट को, एंड आई रिमेंबर कि, एंड बाय द वे बॉस मैं एक बात ऑन एयर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, उस वक्त से लेके अब तक वन ऑन वन कम्युनिकेशन आपकी इतनी बेहतर हो गई है, इतनी हो गया था। पहले कितना इतना शाय होता था, हाँ, बोल ही नहीं बहुत पाता था, ज़्यादा। माशाल्लाह कितना हर किसी के साथ कम्युनिकेट, बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है। व्यूअर्स मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने आई मीन जूनियर्स इन अ लाडका में, अपने बच्चों की तरह, और जब इनको मैं देखती हूँ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए, क्योंकि आई हैव सीन देम एट द पॉइंट व्हेन दे जस्ट स्टार्ट। तुम तो खैर हमेशा से हमारा पटाखा थी। I have seen you groom yourself and your communication skills, and I'm very proud of you, boss. Well done. स्कूलिंग की डिपेंड करता है, आपकी वहाँ पे हमें सपोर्ट थी, नो डाउट। उसके साथ उस time आपका के बीच सोशल में भी। इंटरेक्शन, Exactly. आपकी फील्ड आपको बहुत हेल्प करती है। करती है। आपको पता ही जैसे मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे सिटी से ऑन एयर हुई, वहाँ से स्टार्ट हुआ करियर का, उसके बाद वहाँ पे फिर भी कुछ इतना वहाँ पे कॉन्फिडेंस तब नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपको तो बहुत ऐसे देखते थे, ऐसे बिल्कुल अडोर करते थे बट आपको। जान वही वाली बात है ना, आई स्टार्टेड जस्ट लाइक यू गाइस डिड, एंड द पॉइंट इज इनिशियल स्टेजेस पे यही होता था। बट मुझे जो बात बॉदर करती थी, सीनियर्स पास से गुजर जाते थे, हेलो हाय भी नहीं कहते थे। बिल्कुल। देखो जूनियर तो हमेशा डरेगा हेलो कहते हुए कि कोई माइंड ना कर जाए, कहीं ऑफेंड ना हो जाए। बहुत डरने की बात ईगो करनी प्रॉब्लम पड़ती सौ है। है हमारी फील्ड में। बिल्कुल। तो मेरा इसीलिए हमेशा से एक ये था कि मैंने जो भी गुजरे पार से, और अगर कोई आपकी तरफ देखे भी तो हेलो जरूर कहना है, प्यार करना है, लाड करना है, कम्युनिकेट करना है, एक इजी माहौल बनाना है कि भाई कल को किसी ने कोई सवाल पूछना हो, कोई आपकी हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस ही चाहिए हो, मशवरा तो यार मुफ्त का होता है, वो तो दे सकते हो किसी के साथ। छोटी सी मेमोरी चाहिए हो आपकी एक। अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे और मैं इनको बता रही थी, मैंने कहा वहाँ पे जुगन आपा थी, इतनी लाइवली थी और ऐसे हंसते खेलते पागलों की तरह आई, साथ। पागलों की तरह गई। अल्लाह का शुक्र है हमने वही मेंटेन किया अभी भी। आपके शुक्र अंदर अल्लाह माशाल्लाह ये का। थी, ये चीज़ है, तो पता आपको आपको फेक शुरू करने की से जरूरत थी। ही नहीं है। अब आपने कहा ना ग्रूमिंग, पीटीवी फॉर मी राइट। अब नया वो वाली चीज़ है कि पीटीवी पे जब आई तो यहाँ पे इतना मुख्तलिफ माहौल था प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में हर बंदा अपनी ज़ात से, अपने आप से मतलब रखता है, और जो यंगर लॉट जो आया होता है उनकी आपस में दोस्तियाँ होती हैं, और जैसे वो सीनियर होते हैं वो एक दूसरे को मुंह लगाना ही छोड़ देते हैं। ये लिटरली एक फैक्ट है हर जगह। हर जगह है। पीटीवी में ये है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ ही हा मजाक, ये वो एक फैमिली वाला माहौल है। मैं तो उससे निकल के आई थी, हाँ। तो मेरे लिए तो वही नॉर्मल था। बट अक्सर लोग कहते थे कि जरा ना फासले पे रखा करें बाकी हाँ एंकर्स जी। को जरा। मैं कहती थी यार कैसे रखूं? कैसे रखूं, आता बच्चे ही इतने नहीं है। क्यूट है सारे, ये तो सीखा मजा ही आता है, नहीं गप था। लगाते हैं, नहीं, छेड़ते ये तो हैं। सीखा ही नहीं था कि दूर भी रहने। तब का कास्ट कोई सीखा ही सिखाता। लड़की तुम्हारी कहानी क्या है? ओके मेरी स्टोरी ये है कि इसमें कोई डायलॉग वाली बात नहीं है, सीरियसली जेन्युइन स्टोरी है कि मैंने वैसे ही रास्ते में आते जाते रेडियो ऑन था गाड़ी में, और मैंने सुना और कोई इंसान कोई अच्छी कोई पॉजिटिव बात शेयर कर रहा था जो उस टाइम पे आरजे था। इतनी हैरानकुन बात है कि कोई अच्छी हाँ, बात कर पॉजिटिव रहा था, बात शराब तो ये थी भी उस नहीं टाइम होता। पर। हाँ ये 2006 की बात है। हाँ वो अच्छे वक्तों की बात। तब अच्छे वक्त थे, तब लेक्चर हम सुन लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। तब ही तो हमजा पैदा हुआ था 2006 में। हमजा वाज बोर्न इन 2006 23 मार्च। माशाल्लाह। ओके तो जब वो मैंने सुना तो आई थॉट कि मैं शुरू से डिबेट्स में और इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी एक्टिव भी थी, स्कूल में भी। और जब मैंने ये सुना कहते हुए तो आई थॉट कि कोई इंसान जब इतना अच्छा बोल रहा है तो उसकी खुद की पर्सनालिटी पे भी कितना इम्पैक्ट आता होगा। खाली इंसान माइक के सामने आके मैनिपुलेट तो नहीं कितने कर सालों सकता। की थी? छोटी सी थी, कितनी बड़ी थी उस वक्त? मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी। कॉलेज में। और जब मैंने वो सुना और जब मैंने ट्राई किया कि मुझे ना ज्वाइन करना है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मेरा ये नहीं था कि मैं जाकर माइक पर दूसरों को ज्ञान दूंगी, बट इट वॉज ऑल अबाउट माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। या तो फिर मैंने ऑडिशन के लिए जब मैं गई और मेरी उस टाइम पर जो प्रोग्राम मैनेजर थी किरण थी, उन्होंने सुना तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है नायाब। उनको पता नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आई हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट ऑडिशन है। तो उन्होंने जब सुना तो वो कहती हैं कि नायाब पहले कहाँ पर कर रही हो आप ऑलरेडी। तो आई टोल्ड हर कि नहीं ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। सो शी सेड ओके। तब रेडियो का जर्नी स्टार्ट हो गया और इसी तरह मेरे रेडियो के प्रोग्राम को सुनकर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीटीवी। और वो मुझे अभी भी याद है कि वो उन्होंने बोला कि ना आपको कांटेक्ट डिटेल्स दे दी। मैंने कांटेक्ट किया और फिर हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में एक छोटा सा सेगमेंट होता था, फिर मैंने वो कंडक्ट किया। और उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग, उसके साथ ही आई स्टार्टेड टीचिंग इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़
क्योंकि मैं टीवी का करियर उस टाइम पर इसलिए नहीं कर पाई। ये जरा ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको जरा ऊपर ही करना पड़ेगा। अच्छा मैं शॉर्ट कर देती हूँ। हाँ तो फिर ये नहीं हुआ नहीं, कि वो पढ़ाई की जब बात की ना तो हमारा इंटरेस्ट कुछ इधर उधर हो गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने साथ में ये भी किया, और मैंने वो भी, मैं मैथ्स कॉम भी किया, फिर मैंने PhD भी की, फिर मैंने ये भी किया। तो नहीं हम लोग PhD अभी नहीं की, वो फिर मेरे ख्याल से फिर बताएंगे करने का। लॉजिक अभी PhD उसकी कर है, अभी हाय रब्बा। अच्छा फिर अच्छा फिर आई स्टार्टेड टीचिंग इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, स्टिल आई एम एफिलिएटेड विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, और रेडियो भी चल रहा है। हाउ वंडरफुल है। अब वही तो चीज़ है ना कि देखे, एक वक्त था जब इस फील्ड में आप आते थे, यू नो करीम की मतलब ये एक बात हमेशा कही जाती थी कि भाई अगर म्यूजिक में आपने जाना है तो आप म्यूजिक में जाएं, आपने जो एक कोई डगर पकड़ लें और उस तरफ निकले। अब अगर अपने आप को भी देखते हो तो एज अ सिंगर ऑल्सो यू गॉट अ जॉब, योर बैंकर ऑल्सो, उसके अलावा भी अपने म्यूजिक के ऊपर काम भी करते रहते हो, और अगर एंकरिंग और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो भी करते हो। बिल्कुल ऐसे। अपने आगाज का बताओ। आई वाज इन मुल्तान, एक सेलिब्रिटी सिंगर वहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए आए, फ़ाक़िर, पुरानी बात है। तो मैंने ऑटोग्राफ के लिए बड़ी कोशिश की, और जब उसको लेके चले गए बैक स्टेज, और मैं थोड़ा सा मायूस है, डिसहार्ट सा हुआ कि यार ये क्या है। तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने कहा यार तुम मायूस ना हो, तुम्हें मतलब गाने का शौक़ तो था मुझे। वो मुझे एक वेरी नेक्स्ट डे एक म्यूज़िक की एकेडमी में ले गए, वहाँ जाके मैंने गाया। तो वहाँ पे जो लड़का था उसने कहा कि यार आप अच्छा गाते हो, तुम आया करो। तो 6 महीने के बाद फिर मैं और फ़ाक़िर साहब हम एक ही जगह पे एक सेट पे गा रहे थे। मैंने कहा किस्सा सुनाया, फिर खैर अच्छी हेलो हाय भी बन गई। तो बस फिर करते करते एट दैट टाइम आई वाज इन मुल्तान, सो 10-12 साल वहाँ मैं रहा हूँ, और केम बैक टू लाहौर इन 18 में यहाँ पे आके फिर प्रोफेशनली दोनों चीज़ों को साथ लेके start चल किया। रहा। बट यू सी वही तो चीज़ है ना कि ये सिलसिले और ये जो मामलात हैं ये क्रिएट तभी होते हैं जब हम अपने लिए मतलब देखें, बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई, वो कम्युनिकेशन थी ना, फ़ाक़िर को देखा, उसकी तरफ जाने की कोशिश की, वो नहीं उनका हो पाई, तस्वीर नहीं खिंच पाई, ऑटोग्राफ नहीं हो पाया। एक बंदे ने फील किया, उसने कहा कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस, मेरा भी एक इंटरेस्ट है, और गाने का वैसे ही शौक था, अकेडमी गया। बट हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन से होती है। बिल्कुल। हमारा तो काम ही पूरा ये है। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन में तालीम कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बात आप कह रहे थे ना इनिशियली अपनी बात में, मैं चाहूँगी अब हम उसको कवर करें। तालीम जो है वो मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छे तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू या इंगेज करने के लिए तालीम का कितना को अमल दखल होता है? तालीम जो है बेसिकली वो आपको तहजीब सिखाती है, जिससे बेसिकली जो बेसिक की है आपकी कम्युनिकेशन की, जिससे पता होता है कि राइट वर्ड्स राइट टॉक करनी है आपने, बिकॉज कम्युनिकेशन जितनी शॉर्ट हो उतनी बेहतर होती है। और आई गेस के तालीम का जो है ना इसमें बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि इट इज़ द ओनली की जो कि आपको इस्टेब्लिश करती है, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, और बताती है कि आपने किस तरह से क्या कब किस वक्त किस तरह से बात करनी है। यू सी क्या बात करनी है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सी बात नहीं करनी, जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बनाए, ये इस चीज़ की बड़ी कमी देखी जाती है, क्योंकि हर बंदा जो है वो जो जी में आता है कह देता है, और ये भूल जाते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को 1000 लोग देखें या मिलियंस लोग देख लें क्योंकि आप वायरल है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब आपकी कोई गलत बात वायरल हो जाती है, आपकी पूरी जिंदगी उसके बेस के ऊपर खराब हो सकती है, और ये चीजें हम रियलाइज नहीं करते। तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मरियम आपसे इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है। तालीम का तो हम एस्पेक्ट समझ आ गए, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के अंदर, और अपने कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूर डिफाइन कीजिएगा। ब्रेक में जाने से पहले सौरन लता साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है। 20 दिसंबर 1924 को आप पैदा हुई। आपका असल नाम सैयदा बानो था, बल्कि है 1947 में आवाज़ फिल्म से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। आप आज़ादी के बाद पाकिस्तान आ गई, और सच्चाई आपकी पहली फिल्म थी, पहली उर्दू फिल्म थी। फिल्म फेरे से आप बहुत फेमस हुई, और इसके अलावा भी बहुत सी मूवीज़ हैं जिनमें आपने काम किया। शी वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। आइए उनको याद करते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2008 को लाहौर में आप इस दुनिया से रुखसत हुई। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नजर डालते हैं क्या सिचुएशन है। आज हमारी रंग बिरंगी सी शेफ आमना इलियास हमारे साथ है जी। गार्लिक चिकन जो है वो हमारा रेडी हो गया है और विद एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी टू सर्व है हमारा खाना। ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। और अब बढ़ते हैं मरियम की तरफ। हमने एक गूगली छोड़ी थी ब्रेक से पहले, ज़रा उसको कवर। कम्युनिकेशन कि देखो, काम आप तब से कह रहे हो कि हमारा तो काम ही कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या हर काम में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है? हर काम में ज़रूरत है। जब तक आप अपनी बात डिलीवर ही नहीं कर पाते अगले को, तो आप कैसे समझ आएगी बात। फिर दूसरी बात, अगर हम फील्ड की बात करें, घर से लेके बच्चे ने कोई चीज़ अपनी माँ को, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसने अपनी कोई चीज़ माँ को बतानी है, भूख लग रही है, तो कम्युनिकेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप स्कूल जाते हैं, शायद हमारी स्कूलिंग में बहुत बड़ा एक गैप है कि वहाँ पे बच्चों को समझा नहीं जाता। जैसे आप पहले भी बात करी, सिर्फ उन बच्चों को आगे किया जाता है जो ऑलरेडी अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में, सबको कि स्कूल की इंप्रेशन अच्छी पड़े, ले बच्चा जो है वो बाकी कोई बच्चा वीक है, कोई स्ट्रांग है, हम सबको एक ही क्राइटेरिया में रखते हैं और उनको वैसे ही डील करते हैं। अगर तो किसी वीक को हम डिफरेंट क्राइटेरिया में रखते हैं तो उसके बाद उनको बुली किया जाता है दूसरे बच्चों की तरफ से। हमारी स्कूलिंग में इतना गैप आ जाता है, पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमें लगता है ज़्यादा बोलना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कि थोड़ा बोलो लेकिन अथेंटिक बात बोलो। बहुत सारे मसले हैं, ये भी आपको थोड़ा सा वो हो गया। मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सही नहीं कह रही नहीं, हो मरियम। आप जिस जगह पे बैठी मैंने, अगर आप नहीं बोलेंगी ना तो सब बोर हो जाएंगे। उधर नौकरी चली जाएगी। ये बड़ा मुझसे मसला है। घर पे बोलो तो घर वाले निकाल देते हैं, नहीं भाई ऐसे ही होना काम चाहिए। पे ना बोलो तो वो निकाल देते हैं। समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ जाए। जी कहाँ नहीं, जाके बोले। बिल्कुल आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, हाँ एग्जैक्टली अभी इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि घर पे बोलो तो वो नाराज और ऑफिस में ना बोलो तो ऑफिस में इंप्रेशन नहीं बनता हमेशा है। कहते तुम्हारा शो नहीं हो रहा। अभी मैं कहती हूँ शो वाले कहते हैं शो की बात करो, ये वाले कहते हैं यहाँ की बात मत करो। अपनी बातें कब करें। सो आई बिलीव, और ऐसा होता भी है कि आपका कम्युनिकेशन वेरी करता है। आप घर में और तरह से कम्युनिकेट करते हो विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स। अब जैसे पेरेंट्स के साथ हो, आप वैसे अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में बिहेव नहीं कर सकते और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। तो आपका क्राइटेरिया डिफाइन करता है आपके कम्युनिकेशन को। अब ये चीज़ हमें बचपन से अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, बच्चा कॉन्फिडेंट बनाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ऑकवर्ड होती हैं, जहाँ पे फ़ौरन से उसको समझाना चाहिए, स्नप करना चाहिए बच्चे को, लेकिन हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बायस ना बन जाए, ये वाली बात कहना। तो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कहते हैं नहीं जी बच्चा कॉन्फिडेंट बन जाए। वो ऐसा कॉन्फिडेंट बनता है कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करना भूल जाता है। फिर वो वही फ्रैंक और स्लैंग लैंग्वेज जब बाहर यूज़ करता है, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, और ये बच्चे को एकदम से स्कूल वालों ने नहीं सिखाया, वो बनता है जो फिर वो हम सोशल स्कूल मीडिया पे सब हैं। तो यही बात है ना कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे ये गाइडेंस, अगर आपने अपने अव्वल तो बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सपोजर लेटर ऑन इन 13-14 साल की उम्र के बाद देना चाहिए, जब थोड़ी सी उनको भी सेंस आ जाए। लेकिन अगर आपने उनको एक्सपोज करना है, अगर आपने ये डिसीजन ले ही लिया है, तो फिर आपकी तरबियत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, खुदा ना खास्ता कभी कभी ऐसी बात भी हो जाती है कि आपके ऊपर मतलब कोई लीगल एक्शन ले लिया जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और फिर उस मसले में सिर्फ वो बच्चा या वो यंग पर्सन नहीं फंसता, पूरा ख़ानदान फंसता है। बिल्कुल। सो ज़बान किस किस्म की इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है या बिल्कुल ही आप मुचड़ के, तो लेकिन आपको ये कौन सिखाता है? घर पे और स्कूल पे ये ग्रूमिंग होती है। अब देखिए, गौस फॉर एग्जांपल एक शाय यंग पर्सन था व्हेन ही केम इनटू द फील्ड, लेकिन ग्रूमिंग हुई भी थी। तो जब इस फील्ड में आए और ग्रूम हुए, राइट, आपको भी इट टुक टाइम फॉर यू आल्सो। ना इट टुक टाइम, आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम किया तीनों ने, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एट द लेवल दैट यू आर एट। अच्छा, वक्त कम, मुकाबला सख्त। सॉरी, आज का शो इसलिए भी जरूरी क्लोज करना है क्योंकि जाके वोट देना है, और वोट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देख लिया अगर शो और अगर अभी तक वोट नहीं दिया तो प्लीज़ जाके वोट दें। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप हम सब के सोशल मीडियाज़ पे चेक कर सकते हैं। वोट देने के बाद हम अपनी स्टोरीज में ज़रूर लगाएंगे। सो यू कैन चेक ऑल ओवर सोशल मीडिया दैट वी हैव वोटेड। आप भी ज़रूर वोट करें। ये लाइक आई सेड, आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है और आपका हक भी है। सो इस हक को ज़ाया नहीं जाने देना। इस नोट पे आज के शो को क्लोज करेंगे। करीम सर, कुछ सुना के हमें मोटिवेट करो ताकि हम निकले। ओके ओके निकलो और पाकिस्तान निकलो। जिंदाबाद।